आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बयान से जिसने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेताओं पर जमकर हमला बोला। ट्रंप का आरोप है कि ईरान के नेता एक तरफ अमेरिका से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते हैं, बैठकें तय करते हैं, बातचीत के कई दौर की तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ कैमरों के सामने आकर कहते हैं कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप ने इसे ईरानी नेतृत्व का दोहरे चरित्र वाला रवैया बताया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। आखिर बातचीत हो भी रही है या नहीं? कौन सच बोल रहा है, वॉशिंगटन या तेहरान? और क्या ट्रंप जिस बातचीत को अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं वो वास्तव में बातचीत है भी, या फिर दबाव, धमकी और मध्यस्थों के जरिए चल रही एक बेहद पेचीदा कूटनीतिक कवायद? और इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि ट्रंप सिर्फ बातचीत तक नहीं रुके, उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट का भी जिक्र किया और इस इलाके पर अमेरिकी नौसेना का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता जब तक अमेरिका ऐसा ना चाहे। और फिर ट्रंप की वही पुरानी शैली सामने आई, समझौता करो या पूरी तरह आत्मसमर्पण करो। यानी एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ सरेंडर की शर्त। अब जरा इस विरोधाभास को समझिए। अगर सामने वाला बातचीत की मेज पर है तो उसे आत्मसमर्पण क्यों मांगना? अगर उद्देश्य समझौता है तो भाषा इतनी धमकी भरी क्यों? और अगर अमेरिका को सच में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की चिंता है तो सैन्य दबाव और आर्थिक नाकेबंदी को बातचीत का आधार क्यों बनाया जा रहा है? यहीं से हमारी कहानी का पहला बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या ट्रंप वास्तव में ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, या वो बातचीत के नाम पर ईरान को अपनी शर्तों के सामने झुकाना चाहते हैं? क्योंकि ट्रंप की पूरी बयानबाजी को ध्यान से देखिए। पहले वो कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, फिर कहते हैं कि ईरान के पास आखिरी मौका है। क्योंकि ट्रंप की पूरी बयानबाजी को ध्यान से देखिए। पहले वो कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, फिर कहते हैं कि ईरान के पास आखिरी मौका है, फिर कहते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो परमाणु गंभीर हो, फिर हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा करते हैं और आखिर में कहते हैं कि ईरान को पूरी तरह आत्मसमर्पण करना होगा। अब भैया सवाल यह है कि ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? क्या इसे बातचीत कहा जाए या दबाव की राजनीति? लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है और उसे समझना उतना ही जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ट्रंप के अप्रत्यक्ष बातचीत वाले दावे को साफ तौर पर खारिज किया है। उनका कहना है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है और ईरान की किसी भी अमेरिकी प्रतिनिधि से मिलने या बातचीत के लिए किसी प्रतिनिधि को भेजने की कोई योजना नहीं है। यानी वॉशिंगटन कह रहा है कि बातचीत हो रही है और तेहरान कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत चल ही नहीं रही। अब सवाल यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल यह है कि दोनों पक्षों के बयान इतने अलग क्यों हैं। और शायद इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें कुछ कदम पीछे जाना होगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच आज जो कुछ हो रहा है वो अचानक पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों का अविश्वास है। सन 1980 के आसपास की ईरानी क्रांति से लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों तक, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद से लेकर क्षेत्रीय सैन्य टकराव तक, दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक कहे कि हम बातचीत कर रहे हैं तो ईरान के लिए सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं होता। सवाल यह होता है कि क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? और यही वो बिंदु है जहां ईरान का पक्ष समझना जरूरी हो जाता है। ईरान का तर्क है कि अगर अमेरिका एक तरफ सैन्य दबाव बनाए, दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए और तीसरी तरफ बातचीत के लिए कहे तो ये बराबरी की बातचीत नहीं हो सकती। तेहरान के नजरिए से बातचीत तभी सार्थक होगी जब उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो और उसकी सुरक्षा चिंताओं को भी स्वीकार किया जाए। अब ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने दशकों से एक समस्या पैदा की है और अमेरिका उस समस्या का समाधान निकालने के लिए बातचीत कर रहा है। लेकिन यहां भी एक सवाल है, क्या किसी देश की सुरक्षा चिंताओं को सिर्फ समस्या कहकर खारिज किया जा सकता है? क्या ईरान से सिर्फ ये कहा जाएगा कि वो अपनी रणनीतिक क्षमता छोड़ दे, लेकिन उसके बदले उसे क्या मिलेगा? इस पर अमेरिका स्पष्ट जवाब देगा। यही वो जगह है जहां ट्रंप की नीति पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर आपको वास्तव में एक समझौता चाहिए तो आपके सामने वाले पक्ष को भी कुछ देना होगा। केवल ये कहना कि तुम्हारे पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, ये पर्याप्त नहीं है। ईरान पूछ सकता है
हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? अमेरिकी प्रतिबंधों का क्या होगा? क्षेत्र में विदेशी सैन्य मौजूदगी का क्या होगा? और अगर हम समझौता कर भी ले, मान लो, तो भविष्य में अमेरिकी प्रशासन उस समझौते से पीछे नहीं हटेगा, इसकी क्या गारंटी? यही अविश्वास शायद इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र है। अब कहानी में एंट्री होती है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज का नाम सुनते ही शायद आम दर्शक सोचे कि यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता है, लेकिन असलियत में यह दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के सबसे संवेदनशील बिंदुओं में से एक है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला भारी मात्रा में तेल और गैस इसी समुद्री मार्ग से होकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। यानी हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ता, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और यही ट्रंप का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज इलाके में अमेरिकी नौसेना का पूरा नियंत्रण है। उनका कहना है कि ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता जब तक अमेरिका इसकी अनुमति ना दे। उन्होंने इसे अमेरिकी स्टील की दीवार यानी स्टील वॉल जैसी भाषा में पेश किया है। अब जरा सोचिए, एक अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक के बारे में कह रहा है कि वहां अमेरिका की ऐसी पकड़ है कि ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह शक्ति प्रदर्शन है। यह संदेश है कि अमेरिका समुद्र के रास्ते पर अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यही दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या समुद्री सुरक्षा को सैन्य नियंत्रण में बदल देना समाधान है? अगर अमेरिका कहता है कि वो हॉर्मुज को नियंत्रित करेगा, तो ईरान इसे अपने सुरक्षा के लिए खतरा क्यों माने? और अगर ईरान अपनी सुरक्षा के लिए हॉर्मुज में कोई कदम उठाता है, तो अमेरिका उसे आक्रामकता क्यों कहे? यही दोहरा मापदंड इस पूरे संकट को और जटिल बनाता है। ईरानी पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं है और दोनों देशों के बीच बातचीत का मकसद जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक अस्थायी रास्ता तय करना है। अब ध्यान दीजिए, यहां ईरानी बयान क्या फोकस करती है? सुरक्षित आवाजाही, यानी तेहरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद करना उसका घोषित उद्देश्य नहीं है, बल्कि मौजूदा तनाव के बीच सुरक्षा और नियंत्रण की व्यवस्था को लेकर बातचीत हो रही है। इसके मुकाबले ट्रंप की भाषा देखिए, स्टील वॉल, पूरा नियंत्रण, प्रॉपर कंट्रोल, कुछ भी नहीं पहुंच सकता, और फिर समझौता या आत्मसमर्पण। दोनों भाषाओं में जमीन आसमान का फर्क आपको साफ दिख रहा होगा। एक तरफ सैन्य शक्ति की भाषा है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय सुरक्षा और बातचीत की भाषा पेश की जा रही है। अब सवाल यह है कि जनता किसे ज्यादा विश्वसनीय माने, यह फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ट्रंप का दावा है कि ईरानी नेता पहले बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते हैं और फिर सार्वजनिक तौर पर बातचीत से इनकार करते हैं। अब इसे थोड़ा राजनीतिक नजरिए से समझिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बातचीत अक्सर सार्वजनिक मंच पर नहीं होती। कई बार देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेश जाते हैं, कई बार सार्वजनिक बयान कुछ और होते हैं और बंद कमरे में चर्चा कुछ और होती है। कई बार दोनों पक्ष जानबूझकर बातचीत की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि अगर बातचीत की जानकारी सार्वजनिक हो जाए तो घरेलू राजनीति प्रभावित हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि एक पक्ष कह रहा है बातचीत नहीं हो रही और ये निष्कर्ष निकालना बेहद मुश्किल है कि पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ ट्रंप की समस्या ये है कि उन्होंने खुद सार्वजनिक तौर पर बातचीत का दावा किया है और ईरान ने उसे खारिज कर दिया है। अब सवाल ये उठता है, ट्रंप को इस दावे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो अमेरिकी जनता को दिखाना चाहते हैं कि ईरान दबाव में आ रहा है? क्या वो अपने सैन्य अभियान को कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश करना चाहते हैं, या वास्तव में कोई अप्रत्यक्ष संपर्क चल रहा है और ईरान उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता? इनमें से कौन सा सच है, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं और यही ट्रंप की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। ट्रंप सिर्फ नीति नहीं बनाते, वो कहानी भी बनाते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया ये माने कि अमेरिका मजबूत है, ईरान दबाव में है और अंत में तेहरान को अमेरिकी शर्तें माननी पड़ेंगी। लेकिन ईरान की तरफ से भी एक अलग कहानी सामने आती है। तेहरान कहता है कि अमेरिका पूरे क्षेत्र के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमेरिकी इजरायली कार्रवाई को सिर्फ ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और सभी क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा के खिलाफ युद्ध बता रहे हैं।
यानी ईरान इस संघर्ष को सिर्फ दो देशों के बीच विवाद के रूप में पेश नहीं कर रहा, वो इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के संकट के रूप में पेश कर रहा है। और यह रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ईरान ये नैरेटिव स्थापित करने में सफल होता है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को खतरे में डाल रही है, तो उसे क्षेत्रीय देशों में समर्थन या कम से कम सहानुभूति मिल सकती है। और यही शायद ट्रंप के लिए समस्या बन सकती है, क्योंकि सैन्य ताकत के दम पर किसी देश को डराना आसान है, लेकिन पूरे क्षेत्र को यह समझाना कि आपकी कार्रवाई उनके हित में है, ये बहुत मुश्किल काम है, जो ट्रंप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आइए जरा ट्रंप के सरेंडर वाले बयान पर लौटते हैं। समझौता और आत्मसमर्पण में फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। समझौते में क्या होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तें रखते हैं। आत्मसमर्पण, एक पक्ष हार मानता है। अगर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास समझौते या पूर्ण आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो वास्तव में बातचीत की बराबरी वाली अवधारणा को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला देश अगर पहले से जानता है कि अमेरिका उसे बराबर का साझेदार नहीं बल्कि दबाव में झुकने वाला पक्ष मानता है, तो वो बातचीत की मेज पर किस मानसिकता से बैठेगा। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा को लेकर आलोचना हो रही है। अगर वास्तव में उद्देश्य परमाणु हथियारों को रोकना है तो कीजिए बातचीत। अगर उद्देश्य हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही है तो क्षेत्रीय देशों के साथ समझौता कीजिए। अगर उद्देश्य मध्य पूर्व में स्थिरता है तो हर संकट का सैन्य समाधान खोजने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इतिहास हमें बार बार बता चुका है कि सैन्य ताकत समस्या को दबा सकती है, लेकिन हमेशा समस्या को खत्म नहीं कर सकती। और ईरान के मामले में यह बात और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य नहीं है, ये एक बड़ा देश है। इसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, इसका अपना क्षेत्रीय प्रभाव है और इसकी जनता में बाहरी दबाव के खिलाफ प्रतिरोध की गहरी भावना मौजूद है। इसलिए अगर अमेरिका यह सोचता है कि कुछ सैन्य हमलों के बाद ईरान पूरी तरह झुक जाएगा, अगर ईरान को झुकना ही होता तो वो अब तक झुक चुका होता। और जो उन्हें लग रहा है कि ईरान पूरी तरह झुक जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा अनुमान हो सकता है। ईरान का इतिहास बताता है कि बाहरी दबाव के सामने तेहरान अक्सर अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता देता है, और यही वजह है कि ईरानी नेतृत्व बातचीत को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उसे अपनी शर्तों पर परिभाषित करना चाहता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ईरान बातचीत से भाग रहा है, या ईरान सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बातचीत अमेरिकी दबाव के नीचे ना हो? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर ईरान कहता है कि अभी कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही, तो इसका अर्थ ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए बातचीत के दरवाजे बंद कर चुका है। हो सकता है वो मध्यस्थ देशों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान कर रहा हो सकता है वो भविष्य की बातचीत के लिए बेहतर स्थिति तैयार कर रहा हो सकता है वो अमेरिका से पहले सुरक्षा और गारंटी चाहता हो। और यहाँ ओमान की भूमिका बेहद जरूरी हो जाती है। ईरान और अमेरिका के बीच कई मौकों पर ओमान जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में अगर तेहरान कह रहा है कि वो ओमान से बात कर रहा है, तो इसे सिर्फ बातचीत से इनकार के रूप में देखना बहुत सरल निष्कर्ष होगा। यह संभव है दोस्तों कि ईरान सीधे अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बैठने के बजाय मध्यस्थ चैनल को प्राथमिकता दे रहा, और अगर ऐसा है तो ईरान की रणनीति को सिर्फ कमजोरी के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि इसे एक नियंत्रित कूटनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। अब सोचिए, अगर आप ईरान होते और आपके सामने अमेरिका जैसा सैन्य महाशक्ति वाला देश होता, जो एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ आत्मसमर्पण की धमकी देता है, तो आप क्या करते? क्या आप तुरंत सार्वजनिक रूप से कह देते कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, या आप पहले अपने पत्ते छिपा कर रखते? ईरान का दूसरा रास्ता चुनना शायद इसी रणनीति का हिस्सा है, और यही वजह है कि ट्रंप का यह दावा कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाता है। क्योंकि अगर कोई देश वास्तव में घुटने पर आ चुका होता, तो उसे इतनी सख्त भाषा में बातचीत से इनकार करने की जरूरत क्यों होगी? अगर ईरान वास्तव में पूरी तरह टूट चुका होता, तो क्या वो सार्वजनिक रूप से अमेरिकी दावों को चुनौती देता? क्या वो हॉर्मुज पर अपने हितों की बात करता? क्या वो क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अपनी स्थिति इतनी मजबूती से रखता? नहीं। यही वजह है कि ट्रंप के नैरेटिव को बिना सवाल स्वीकार कर लेना आसान नहीं है। ट्रंप कहते हैं ईरान दबाव में है, ईरान कहता है हम अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं, फिर ट्रंप कहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, फिर ईरान कहता है कि कोई बातचीत नहीं चल रही है।
ट्रंप का कहना है कि हॉर्मूज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। ईरान का कहना है कि सुरक्षित समुद्री आवाजाही के लिए क्षेत्रीय बातचीत हो रही है। तो भैया अब सवाल है कि असली तस्वीर आखिर है क्या? शायद सच्चाई इन दोनों सार्वजनिक बयानों के बीच कहीं छिपी है। लेकिन एक बात साफ है, ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। और नैरेटिव की इस लड़ाई में ट्रंप लगातार ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका नियंत्रण में है। लेकिन अगर वास्तव में अमेरिका पूरी तरह नियंत्रण में है तो फिर बातचीत कितनी जल्दी क्यों हो रही है? और अगर ईरान पूरी तरह दबाव में है तो फिर ट्रंप को बार बार ईरान के नेताओं को बयान पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर अमेरिका के पास हॉर्मूज पर पूर्ण नियंत्रण है तो फिर इस मार्ग की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंता क्यों? यही विरोधाभास ट्रंप की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत बयानबाजी की नहीं बल्कि तथ्यात्मक और शांत कूटनीति की है। क्योंकि हॉर्मूज में अगर स्थिति और बिगड़ी तो सिर्फ अमेरिका और ईरान प्रभावित नहीं होंगे, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शिपिंग महंगी होगी, बीमा लागत बढ़ेगी, ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर दबाव आएगा, भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ेगा और अंत में आम जनता, आप और हम महंगाई का भार उठाएंगे। यानी ट्रंप अगर अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने के लिए युद्ध की भाषा को लगातार बढ़ाते हैं तो उसका आर्थिक बिल दुनिया भर की जनता चुका सकती है। इसलिए असली ताकत यह नहीं कि आप कितने जहाज रोक सकते हैं, अब भैया असली ताकत यह है कि आप कितने जहाजों को बिना युद्ध के सुरक्षित रास्ता दे सकते हैं। असली ताकत यह नहीं कि आप कितनी मिसाइलें दाग रहे हैं, असली ताकत यह है कि आप कितनी मिसाइलें दागे बिना अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और अगर ट्रंप खुद को महान डील मेकर मानते हैं तो अब समय है कि वो ये साबित करें। ईरान को अपमानित करके नहीं, ईरान को धमका कर नहीं, ईरान को सरेंडर की भाषा सुनाकर नहीं, बल्कि एक ऐसे समझौते के जरिए जिसमें दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं को जगह मिले। ईरान से अपेक्षा की जा रही है कि वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय स्थापन को स्वीकार करे। लेकिन अमेरिका से भी ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो ईरान की सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान करे। यही संतुलन बातचीत की शुरुआत हो सकता है, वरना एक पक्ष कहता रहेगा सरेंडर करो, दूसरा पक्ष कहता रहेगा हम नहीं झुकेंगे, और बीच में हॉर्मुज खड़ा रहेगा जहां से गुजरने वाले जहाज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसों को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप वास्तव में बातचीत चाहते हैं? क्या वो बातचीत की आड़ में ईरान को अधिक से अधिक दबाव में लाना चाहते हैं? क्या ईरान वास्तव में बातचीत से इनकार कर रहा है या वो सिर्फ सीधे अमेरिकी दबाव के सामने बैठने से बच रहा है? क्या हॉर्मूज पर अमेरिका का नियंत्रण उतना ही पूर्ण है जितना ट्रंप दावा कर रहे हैं, या फिर ये भी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है? और क्या समझौता या आत्मसमर्पण की भाषा वास्तव में किसी टिकाऊ शांति तक पहुंचा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि शांति वहां पैदा होती है जहां दोनों पक्षों को लगे कि उनके हितों की रक्षा हो रही है। जहां एक पक्ष दूसरे को पूरी तरह झुकाना चाहता है वहां समझौता अक्सर अस्थायी होता है। और ईरान शायद यही संदेश देना चाहता है कि वो दबाव में अपना भविष्य तय नहीं करेगा। ट्रंप के लिए यह बात स्वीकार करना आसान नहीं होगा, उनकी ईगो हर्ट हो सकती है क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक शैली शक्ति प्रदर्शन पर आधारित है। लेकिन ईरान के सामने वही पुरानी अमेरिकी रणनीति शायद इस बार उतनी सरल नहीं है, क्योंकि ईरान कह रहा है बात होगी, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमारी संप्रभुता के साथ होगी। बात होगी लेकिन धमकी के नीचे नहीं होगी, बात होगी लेकिन आत्मसमर्पण के नाम पर नहीं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आखिरकार किसी भी देश को बातचीत की मेज पर लाने के दो रास्ते होते हैं, एक डर का, दूसरा भरोसे। डर से शायद आप किसी को कुछ समय के लिए झुका दें, लेकिन भरोसे से आप एक समझौते को लंबे समय तक चला सकते हैं। और अगर ट्रंप सच में खुद को डील मेकर मानते हैं तो उन्हें डर का रास्ता छोड़कर भरोसे का रास्ता चुनना होगा, वरना इतिहास में यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होने के बावजूद वो ईरान के साथ एक टिकाऊ शांति क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि किसी देश को हराना आसान हो सकता है लेकिन उसके साथ शांति बनाना कठिन। किसी बंदरगाह को रोकना आसान हो सकता है लेकिन उसे सुरक्षित व्यापार मार्ग में बदलना कठिन। धमकी देना आसान है लेकिन भरोसा पैदा करना मुश्किल। और शायद यही वो चुनौती है जो इस वक्त ट्रंप के सामने है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या पर्दे के पीछे वास्तव में बातचीत आगे बढ़ती है? क्या ओमान और किसी अस्थायी समुद्री व्यवस्था का रास्ता निकलता है? क्या अमेरिका अपनी सैन्य भाषा को नरम करता है? क्या ईरान परमाणु मुद्दे पर कोई प्रस्ताव रखता है?
जो कुछ भी इस पे अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में जो कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।